लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोग्राम डिस्कस किया था कि अगर हमें क्या करना है, एक फाइल में से डेटा को रीड करना है, ठीक है, और अलग अलग फाइल्स में डेटा को राइट करना है, तो क्या कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अगर हम सेम फाइल पे वर्क करते तो डेफिनेटली पहले उस फाइल को क्लोज करते, देन उसी फाइल को राइटिंग मोड के लिए ओपन करते। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कि फाइल हमारे पास में एक थी जहां से हम डेटा को रीड कर रहे थे। ठीक है, लेट्स से फाइल का नाम था f56.txt। इस फाइल में से हमने डेटा को क्या किया था, रीड किया था, और इसके अलावा F1 और F2 दो अलग अलग फाइल्स हमने क्रिएट की थी। ठीक है, ये मैंने पर्टिकुलर प्रोग्राम को अभी वापस इसीलिए आपके सामने स्क्रीन पर शो किया है क्योंकि ये प्रोग्राम आपके क्यू बैंक का भी एक क्वेश्चन है। तो जब आप क्यू बैंक के क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इस प्रोग्राम से हो सकता है हेल्प मिल जाए। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। हमने ये किया था कि इस प्रोग्राम में जो हमारे पास में फाइल में डेटा था, ठीक है, अपर केस के लेटर को एक फाइल में राइट किया था और डिजिट्स को एक अलग फाइल में क्या किया था, राइट किया था। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को एक बार देख लीजिएगा, कल हमने पढ़ा था, बट कुछ भी डाउट हो तो सिंपल आप पूछ सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, एक-एक कैरेक्टर गेट करना है फाइल में से और चेक करवाना है कि अपर केस के कैरेक्टर्स हैं या फिर क्या है, डिजिट्स हैं। ठीक है? देन इसके बाद जो हमने लास्ट प्रोग्राम कल की क्लास में डिस्कस किया था, वो ये था, वो यही था जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है? अब एग्ज़ैक्टली जो हम प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास का जो नया टॉपिक है, वो ये है कि हमने सिंपल अभी तक देखा था कि अगर हम इनपुट मीडियम पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनिटली ifstream क्लास का ऑब्जेक्ट हमें बना काम करना होता है। इनपुट स्ट्रीम मतलब कि फाइल में से डेटा को रीड करना है। फाइल में राइट करना था, तो हमने देखा था OFStream क्लास का ऑब्जेक्ट बनना था। ठीक है? वो बनाकर हमने फाइल को आउटपुट मोड के लिए ओपन किया था। लेकिन अब आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में एक fstream नाम की क्लास ऑलरेडी होती है, प्री डिफाइंड क्लास है, मैंने नहीं बनाई है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्लास के केस में हम क्या करेंगे, अगर हम इनपुट और आउटपुट दोनों मीडियम पे काम करना चाहते हैं तो वी कैन यूज fstream क्लास। ठीक है, कैसे यूज करना है वो एक बार देख लेते हैं। अब क्योंकि एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो हम रीडिंग और राइटिंग दोनों मोड के लिए यूज करेंगे, तो सिंपल हमें इतना ध्यान रखना होगा कि हमें इस पर्टिकुलर क्लास के फंक्शन में ये बताना होगा कि आपके पास में कौन सा जो डेटा है, मतलब जो आप फाइल ओपन कर रहे हैं वो किस मोड के लिए ओपन कर रहे हैं, रीडिंग के लिए या राइटिंग के लिए, ये बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले मैंने इस प्रोग्राम में क्या किया है, एक कैरेक्टर टाइप का सिंपल यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है, या मैं यूं कहूँ कि 1D एरे। ठीक है, इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं 1D एरे, या फिर ये कहें कि स्ट्रिंग हमारे पास में डिफाइन करी मैंने। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखें, जो फाइल है उसका नाम था F56। इस पर्टिकुलर फाइल को मैंने fstream क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर और उसके आर्ग्यूमेंट्स में पास किया। मतलब डेफिनेटली कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट जो है वो इस केस में मैंने सेंड किया है। अब वो आर्ग्यूमेंट क्या है, हमारे पास में पाथ है। कौन सा पाथ, फाइल का पाथ, जहां पर फाइल एग्जैक्टली फाइल आपकी सेव है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पाथ हो गया। और यहाँ पर आपको अगर फाइल इनपुट मीडियम के लिए ओपन करनी है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे iOS, मैंने बताया था सबसे टॉप मोस्ट बेस क्लास थी। ठीक है, जिसमें हमारे पास में हमने iOS क्लास का यूज करके मैनिपुलेटर के केस में भी काफी सारा कंटेंट डिस्कस किया था। ठीक है, कि iOS क्लास के हमारे पास में क्या थे, अलग अलग स्टैटिक मेंबर्स थे, उनको हमने मैनिपुलेटर के केस में यूज किया था सेट iOS फ्लैग के साथ में, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, अब क्योंकि iOS पेरेंट क्लास है इन सारी क्लासेस की, fstream, ofstream, istream, ठीक है, इसके अलावा ifstream और ofstream, ठीक है, उन सब की क्या है, पेरेंट क्लास है। तो यहाँ पर iOS क्लास के केस में यहाँ पर जो हमें मोड स्पेसिफाई करना है कि फाइल हमें किस मोड में ओपन करनी है। ठीक है, आपके सिलेबस में फाइल मोड्स करके भी एक टॉपिक मेंशन है। तो 3 अलग-अलग मोड्स हैं यहाँ पर। अभी सबसे पहले मैं इनपुट मोड की बात कर रही हूँ। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब है कि iOS तो पेरेंट क्लास है। ठीक है, उसका हमने यहाँ पे क्या यूज किया है,
इस सिंपल स्टेटमेंट से पेरेंट क्लास का तो खैर पता नहीं चल रहा, बट इतना जरूर पता चल रहा है कि iOS हमारे पास में एक क्लास है, ठीक है, और उसका उस पर्टिकुलर क्लास का हम स्टैटिक मेंबर जो है वो यूज कर रहे हैं। अब कैसे पता चला स्टैटिक मेंबर है? मैंने तो कहीं कुछ भी नहीं लिखा इस केस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम क्या लगाते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, तो सीधा सा मतलब ये रहा कि ये हमारे पास में एक क्लास है, ठीक है, और क्लास के साथ ही हमेशा क्या लगता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, और साथ में स्टैटिक मेंबर को हम क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। उनको ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट के साथ तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन विदाउट ऑब्जेक्ट भी हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि फाइल जो है वो इनपुट मोड में ओपन होनी चाहिए। खैर ओपन होगी या नहीं होगी वो तो बात की बात है, वो तो हम चेक करवा देंगे, ठीक है। और फाइल में जो डेटा है वो मैंने मेंशन कर दिया है। अजमेर इस केस में जो डेटा मैंने मेंशन किया है वो है ये, ठीक है। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फाइल जो है वो प्रॉपर्ली चेक भी तो करवाएंगे, तभी तो प्रॉपर्ली डेटा रीड होगा, ठीक है। अब हो सकता है मैंने फाइल का पाथ गलत दे दिया या नेम ही गलत दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, फाइल ओपन ही नहीं होगी, ठीक है, तो कुछ भी हमें डेटा स्क्रीन पर विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इससे बेटर ये है कि हम क्या करें, चेक करवा लें। और इस केस में मैंने डेफिनेटली जैसे आपको पहले समझाया था वैसे ही चेक करवाया है, ठीक है। तो मैंने चेक करवाया है कहीं फाइल का नेम तो इनवैलिड नहीं है। अगर इनवैलिड है तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। मतलब सीधा सा मतलब कि ऑब्जेक्ट के साथ आपकी फाइल बाउंड हुई है या नहीं रैम में, ठीक है। अगर नहीं हुई होगी तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है, सॉरी ये रिटर्न करेगा फॉल्स कि बाउंड हुई नहीं है, ठीक है। और फॉल्स का उल्टा क्या हो जाता है, ट्रू, तो दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और डेफिनेटली यहाँ पर आपको एरर मैसेज विजिबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के साथ में फाइल बाउंड हो चुकी है, मतलब रैम में प्रॉपरली फाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन करके डेटा को रीड कर रहे हैं। पूरी की पूरी लाइन या पूरा का पूरा सेंटेंस भी आप रीड कर सकते हो। गेट लाइन फंक्शन मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसी के साथ गेट लाइन फंक्शन यूज कर सकते हो। अदरवाइज गेट फंक्शन तो है ही हमारे पास में, ठीक है, जो क्या करता है, एक एक कैरेक्टर करके डेटा को रीड करता है। तो मैंने भी यहाँ पर वही कंसेप्ट लिखा है, ठीक है। अब देखें लूप के अंदर, यानी कि जो लूप का मेन पार्ट है, या मैं यूं कहूँ कि जो लूप में हम कंडीशंस देते हैं, ठीक है, व्हाइल लूप के केस में तो कंडीशन पार्ट ही होता है। तो इस केस में जो सिंपल चेकिंग उसका कंडीशन पार्ट है, वहां पर मैंने दे दिया कि c इक्वल टू आई डॉट गेट। मतलब सीधा सा मतलब ये रहा कि स्टार्टिंग पे बिगनिंग जो हमारे पास में फाइल है, ठीक है, कर्सर बिल्कुल बिगनिंग पे रहेगा। यानी कि अब अगर हम डेटा को फैच करेंगे तो सबसे पहले एक कैरेक्टर फैच होके आएगा और किसमें जाके स्टोर हो जाएगा, इस केस में सी जो हमारे पास में कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर अब कुछ भी कैरेक्टर को प्रिंट करवाने से पहले मैं चेक करवा रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फाइल में हम एंड ऑफ फाइल तक पहुंच गए और उसको भी हम प्रिंट करवा दें, ठीक है, ऐसी गड़बड़ हमें नहीं करनी है। तो पहले एंड ऑफ फाइल चेक करवा दिया, कहीं एंड ऑफ फाइल तक तो नहीं पहुंच गए, ठीक है, क्योंकि इस केस में तो ये लूप एक तरीके से क्या है, कोई टर्मिनेशन कंडीशन तो दी ही नहीं है हमने, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर इस वन को यहाँ पे पुट करके भी काम कर सकते हो। मैंने समझाया था तरीके हैं काम करने के, आपको जो तरीका बेटर लगे आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उस केस में आप इसको ऐसे लिखोगे, c इक्वल टू आई डॉट गेट, ये भी हमारे पास में वैलिड तरीका है, ठीक है। तो अब डेफिनेटली पहले चेक करवा लो कहीं एंड ऑफ फाइल तक तो नहीं पहुंच गए, और अगर एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचे तो डेटा को हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करके रीड कर रहे हैं, प्लस डिस्प्ले भी करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने अभी क्रिएट किया है, उसी को ही मैं यहाँ पे यूज में ले रही हूँ, मैंने कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। अब फाइल में से रीडिंग का काम ओवर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के साथ में उस फाइल का जो बाउंडेशन है वो मैंने क्लियर कर दिया, तो मैंने फाइल को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हमें फाइल की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सेम ही ऑब्जेक्ट यानी कि आई एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट जो है मैंने वापस से यूज किया है, आई नाम का जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, मैंने कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, क्योंकि एफ स्ट्रीम क्लास का यूज करके हम ओ एफ स्ट्रीम क्लास को भी यूज कर सकते हैं। मतलब
डेटा को राइट भी कर सकते हैं, डेटा को रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है। अभी तो रीडिंग मोड के लिए काम कर रहे थे, अब राइट मोड के लिए काम करना है, मतलब फाइल में डेटा को क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, यहाँ तक हुई। अब नेक्स्ट, ठीक है, लूप में हमने ये पॉइंट क्यों यूज किया, क्योंकि इनफाइनाइट लूप था तो कहीं ना कहीं टर्मिनेट तो करना पड़ेगा। इनफाइनाइट लूप जो है वो प्रोग्राम के केस में बिहेवियर अब कर देता है, इसलिए ये टर्मिनेशन कंडीशन हमने यहाँ पे दे दी। ठीक है, कई फाइल पॉइंटर एंड ऑफ फाइल तक तो नहीं पहुंच गया। अब आगे कंटिन्यू करें तो रीडिंग का तो काम सारा ओवर हो चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल, मैंने वापस से उसी एफ स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ही ओपन फंक्शन को यूज किया है। क्या काम करेगा ओपन फंक्शन, देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में वापस से डबल कोट्स में मेंशन किया है फाइल का नेम। अब सेम फाइल मैंने यूज नहीं की, क्योंकि अगर मैं सेम फाइल यूज करूंगी तो वो तो ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, इससे बेटर हम क्या करें, मैंने ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया है कि रीडिंग के लिए F56 नाम की फाइल थी, F56, और राइट में F57 नाम की फाइल में कर रही हूँ। ठीक है, अब इस केस में आप चाहो तो यहाँ पर वापस से उसी फाइल का नाम लिख सकते हो, F56। ठीक है, फाइल तो वैसे भी क्लोज हो ही गई है, तो अब इस केस में आप चाहो तो वो कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट मैं किसी और फाइल में डेटा राइट कर रही हूँ, मैंने इस प्रोग्राम में यही कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया है। और क्योंकि मुझे फाइल में डेटा राइट करना है, अगर मैं सिंपल ये कंसेप्ट लिखूंगी, ठीक है, देखें अगर मैं सिर्फ इतना लिखूंगी तो ये कैसे पता चलेगा कि फाइल राइटिंग मोड में ओपन हुई है या रीडिंग मोड में ओपन हुई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक ही है एफ स्ट्रीम क्लास का। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वापस से iOS क्लास को यूज करना होगा, और इसका यहाँ पे स्टैटिक जो डेटा मेंबर है आउट, जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, सिंपल किसके लिए है, यहाँ पर ये आउटपुट स्ट्रीम के लिए है। ठीक है, फाइल की जो आउटपुट स्ट्रीम है उसके लिए, यानी कि फाइल में डेटा राइट करने के लिए। आपको अगर रीड करना है तो आप इसको आउट को इन से रिप्लेस कर दो, जैसा कि अभी हमने किया ही था। ठीक है, और ओपन फंक्शन तो हमने पहले भी देखा था कि हमने उस केस में IF स्ट्रीम क्लास पढ़ी थी, उसके एक ही ऑब्जेक्ट के साथ में एक बार एक फाइल का डेटा रीड किया था, देन दूसरी बार दूसरी फाइल का डेटा रीड किया था, तो दूसरी फाइल को हमने ओपन मेथड से ओपन किया था। ठीक है, अब क्योंकि रीडिंग के लिए हमने iOS क्लास का इन स्टैटिक मेंबर यूज किया था, ठीक है, अब वही राइटिंग का काम हमें परफॉर्म करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, iOS क्लास का आउट जो डेटा मेंबर है उसको स्टैटिक डेटा मेंबर हमें यहाँ पे यूज करना होगा। ठीक है, अब f57.txt फाइल मैंने ओपन की है, उसमें मैं डेटा क्या कर रही हूँ, राइट करने वाली हूँ। कैसे पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है। ठीक है, और क्या राइट करना है वो भी तो पता होना चाहिए, राइट तो करना है ये तो हमें पता है। अब देखें क्या राइट किया है मैंने इस केस में, वापस से इसी ऑब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, पुट फंक्शन को यूज किया मैंने। ठीक है, और अब देखें मैंने ए जो कैरेक्टर है उसको राइट करवा दिया, कौन सी फाइल में, F57 नाम की फाइल में। ठीक है, देन मैंने वापस से, ठीक है, एक कैरेक्टर को राइट करवा दिया, देन अब मैंने दूसरे कैरेक्टर को राइट करवाया है। तो ऐसा नहीं है कि पहले कैरेक्टर को राइट करवाया तो उसी प्लेस पर दूसरा कैरेक्टर भी ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक कैरेक्टर को राइट करवाते हैं कर्सर आगे शिफ्ट हो जाता है, देन दूसरा कैरेक्टर हम वहां पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ और राइट करवाना है तो आप वो राइट करवा सकते हो, हमने गेट केयर फंक्शन भी पढ़ा था, एक स्ट्रिंग को भी राइट करवा सकते हो, बट मैंने इस केस में सिर्फ ए और सी, ये स्मॉल लेटर्स में जो कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को ही राइट करवाया है। देन फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब डेटा रीड भी कर लिया हमने और डेटा को राइट भी कर लिया, और एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया एफ स्ट्रीम। तो देखें काम थोड़ा इजी हो गया। एफ स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ही हमने देखें गेट फंक्शन को भी यूज कर लिया, पुट फंक्शन को भी यूज कर लिया। ठीक है, तो जो हमने लास्ट क्लास में प्रोग्राम देखा था कि हम फाइल को क्या कर रहे थे, रीड करने के लिए IF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे। ये देखें जो हमने लास्ट क्लास में प्रोग्राम देखा था कि रीड करने के लिए IF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दे और राइट करने के लिए क्या करें, OF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दे। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इतने मल्टीपल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो काम हमारा यहाँ पर कोड जो है वो और थोड़ा छोटा हो गया, मतलब इतने सारे ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं है, यानी कि मेमोरी वेस्टेज जो है वो थोड़ा सा कम हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एफ स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाकर और रीडिंग और राइटिंग दोनों का काम कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक ही काम होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। पहले तो या तो रीड कर लो, फिर फाइल को क्लोज कर लो, देन फिर फाइल को क्या कर दो, उसमें डेटा राइट कर दो। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो हमारा जो प्रोग्राम था इसका सिंपल, अगर हम रीडिंग मोड की बात करें तो फाइल में जो डेटा था वो तो कंसोल पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फाइल जो थी हमारे पास में F57, उसमें डेटा क्या विजिबल होगा? अब ये जो आउटपुट है ये कंसोल पर आपको विजिबल नहीं होगा। मतलब जो हमारे पास में एग्जीक्यूटेबल विंडो होती है, ब्लैक कलर की स्क्रीन हमें विजिबल होती है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये डेटा विजिबल होगा, ये आउटपुट विजिबल होगा। फाइल में डेटा क्या राइट हुआ होगा? ANC। ठीक है। तो ये इस प्रोग्राम का आउटपुट रहेगा, यानी कि फाइल हमें डेफिनेटली चेक करनी होगी। ठीक है। देन यहाँ तक हमने एफस्ट्रीम क्लास के साथ में भी कुछ बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग के मेथड्स को देखा। अब अगर आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लीजिए, देन अगर आगे कंटिन्यू करें तो लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि हम सिंपल एक क्लास के ऑब्जेक्ट को भी क्या करेंगे, फाइल में राइट करना और रीड करना देखेंगे। ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का, ऑब्जेक्ट तो क्लास का ही होगा। ठीक है। तो क्लास हम क्रिएट करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, फाइल में राइट करके आएंगे, और राइट करने के बाद उसी ऑब्जेक्ट पे हम क्या करने वाले हैं, हम रीडिंग का काम करने वाले हैं। मतलब उसी फाइल, ऑब्जेक्ट तो नहीं, ऑब्जेक्ट तो खैर अलग प्रोग्राम बनेगा उसके लिए, मैंने यहाँ पे अलग प्रोग्राम बनाया है। ठीक है। तो हम उसी फाइल को क्या करेंगे, रीड करेंगे। प्लस इस प्रोग्राम की एक स्पेशलिटी ये बता दूं कि यहाँ पर आपके पास में फाइल में जो डेटा राइट होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के केस में फाइल में डेटा बाइनरी फॉर्मेट में राइट होगा। ठीक है। अगर मैं प्रीवियस प्रोग्राम्स की बात करूं तो उसमें जो हम राइटिंग का काम कर रहे थे और जो हम रीडिंग का काम कर रहे थे, उसमें हम फाइल को देख सकते हैं, हमें समझ आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है और सिंपल क्या राइट हुआ था। ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऐसा आपने लास्ट ईयर भी स्ट्रक्चर के साथ देखा था कि वहां पर भी डेटा क्या होता था, बाइनरी फॉर्मेट में राइट होता था। सेम विथ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब फाइल में जो डेटा राइट होगा वो हमारे लिए समझने का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो मतलब हम समझ नहीं पाएंगे उसको, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में होगा। ठीक है। तो हमें फाइल का डेटा चेक नहीं करना है कि फाइल में डेटा राइट हुआ है या नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखिए प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा और फाइल में डेटा राइट कैसे करेंगे वो जरूर समझेंगे। अगर राइट प्रॉपरली हुआ है तो डेफिनेटली रीड भी प्रॉपरली हो जाएगा। अगर रीड हो जाएगा तो हमें समझ आ जाएगा कि फाइल में डेटा प्रॉपरली राइट हो चुका है। ठीक है। तो ये काम होगा कैसे वो समझ लेते हैं हम एक बार। तो देखें, प्रोग्राम नंबर जो है हमारे पास में 258, इस केस में मैंने पिक्सल नाम की एक क्लास जो है वो क्रिएट की है। ठीक है। अब पिक्सल नाम की क्लास में इसका नाम चेंज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका नाम स्टूडेंट कर देती हूँ। ठीक है। स्टूडेंट नाम की क्लास मैंने क्रिएट की है और इस स्टूडेंट नाम की क्लास में एक तो मैंने रोल नंबर के लिए ए एक डेटा मेंबर लिया है। ठीक है। नाम तो कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे ए लिया है। और सिंपल जो रोल नंबर है उसके अलावा मैंने नेम भी लिया है। ठीक है। अब शो फंक्शन क्रिएट किया है, क्लासेस तो हमें पता ही है कि प्राइवेट मेंबर्स भी होते हैं क्लास में और पब्लिक सेक्शन में भी क्या होते हैं, मेंबर्स को डिफाइन करते हैं। तो शो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है जो कि सिंपल क्या करेगा, रोल नंबर और नेम की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। ऐसे ही एक्सेप्ट फंक्शन मैंने क्रिएट किया है। ठीक है। इन डेटा मेंबर्स में इनपुट भी तो लेना होगा, भाई ये पर्टिकुलर किसी न किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेंगे, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डेटा मेंबर्स की वैल्यू में इनपुट लेने के लिए और शो करने के लिए ये दो अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हो गई क्लास की, स्टूडेंट नाम से क्लास हमने क्रिएट कर दी। अब अब इस केस में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखें मैंने क्या किया है, सिंपल स्टूडेंट क्लास का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया है ए नाम से। ठीक है। स्टूडेंट नाम की क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो अभी तो ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है।
तो अब इस केस में डेफिनेटली पहले एक्सेप्ट फंक्शन कॉल कर लीजिए। तो मैंने देखा एक्सेप्ट फंक्शन कॉल किया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फाइल में डेटा राइट कर रहे हैं। कौन सी फाइल में वो अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन फाइल में डेटा राइट कर रहे हैं। तो राइट करने से पहले डेटा होना भी तो चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के साथ में एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, ये एक्सेप्ट फंक्शन सिंपल यहाँ पे जब कॉल होगा तो नेम और रोल नंबर जो है उनकी वैल्यू में इनपुट, मतलब उन डेटा मेंबर्स में क्या करेगा, इनपुट लेने का काम करेगा। ठीक है, तो अब ए नाम से एक ब्लॉक जो है वो रैम में ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना और डेफिनेटली उसके डेटा मेंबर में कोई ना कोई इनपुट हमने लिया ही है, एम्प्टी तो है नहीं वो, या गार्बेज भी नहीं है उस केस में। ठीक है, स्ट्रिंग के केस में तो गार्बेज होता ही है। और बाकी अगर आप नेम की बात करें तो उसमें 0 जो है वो आपको विजिबल हो जाएगा इनिशियली। तो नेम में लेट्स से कि मैंने कुछ इनपुट लिया है, वो मैं अभी आपको इनपुट बता देती हूँ। एनएम और सिंपल हमारे पास में ए, ये दो डेटा मेंबर इस ए ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे होंगे, बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, देन ये ए ऑब्जेक्ट की बात हो गई। ठीक है, इनकी वैल्यू अभी हमने इनपुट नहीं लिया, तो एक्सेप्ट फंक्शन जब कॉल होगा, लेट्स से मैंने इनपुट क्या लिया वो भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे नेम में इनपुट ले लिया राहुल और रोल नंबर में वैल्यू दे दी 10। ठीक है, तो एनएम में यहाँ पे सिंपल क्या साइन हो जाएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें राहुल जो ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो विजिबल ये इस तरीके से रैम में आपके पास में। ठीक है, और इसी के साथ जो आपके पास में ए डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू मैंने 10 ली, यानी कि रोल नंबर में 10 है। ठीक है, तो ये ब्लॉक हमारे पास में रैम में क्रिएट हो चुका है। अब मैंने क्या किया, इसी ए ऑब्जेक्ट को क्या किया है, राइट किया है। तो ऑब्जेक्ट राइट होने का क्या मतलब है, उसके डेटा मेंबर्स की वैल्यूज, यानी कि डेटा मेंबर की वैल्यू क्या होने वाली है, राइट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, फंक्शंस और सिंपल डेटा मेंबर्स। ठीक है, तो देखिए इस केस में मैंने फाइल को राइट करने के लिए अब राइट किया है मैंने, तो ओएफ स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। फाइल वन नाम से क्या किया है, ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, अब इस केस में मैंने कौन सी फाइल ओपन की है, f59.txt। तो फाइल अगर बनी हुई नहीं है तो डेफिनेटली फाइल क्या हो जाएगी, ओपन नई फाइल जो है वो बन जाएगी। और अगर फाइल क्रिएटेड है ऑलरेडी तो वो ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि हमने क्लास बना दिया, लेकिन राइटिंग का तो काम अभी तक कुछ भी नहीं किया। ठीक है, हमने क्लास बना दी, फाइल को एक फाइल को हमने रैम में ओपन कर दिया। अब बात करें तो अब हमें क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को राइट करना है। तो देखें, मैंने बताया था कि जब हम ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर हमें क्या करना है, राइट करना है फाइल में, तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज राइट फंक्शन। ठीक है, पुट फंक्शन कैरेक्टर्स पे वर्क करता है, ऑब्जेक्ट के लिए राइट फंक्शन है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखें राइट फंक्शन की अगर हम बात करें तो अब क्योंकि फंक्शन है तो डेफिनेटली फंक्शन की कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स तो होते ही हैं। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है हम लोगों को। तो देखें अब इस पर्टिकुलर फंक्शन के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये देखें दो आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। पहला आर्ग्यूमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो है हमारे पास में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। देखें ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्ट एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि उसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। कैसे पता चल रहा है ऑब्जेक्ट एज अ स्ट्रिंग, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो पास किया है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे उसको टाइप कास्ट भी कर दिया। तो जो अब ऑब्जेक्ट जाके राइट होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा और बाइनरी फॉर्मेट में होगा। ठीक है, सिंपल अगर हम साफ शब्दों में बोले तो बाइनरी फॉर्मेट में होगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के केस में आपको उसको स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में और कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है, देन जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, वो सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, उसका साइज क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का साइज कैसे बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ में मैंने बताया कि फंक्शन और डेटा मेंबर बाइंड रहते हैं, बट साइज हमेशा डेटा मेंबर ही ऑक्यूपाई करते हैं। फंक्शन कभी भी मेमोरी में कोई भी साइज ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि फंक्शन तो कॉल होते हैं। तो जब फंक्शन कॉल होते हैं तभी उनके जो मेंबर, उनके एग्जीक्यूटेबल पार्ट में जो भी वैल्यूज होती हैं, जो भी आपके पास में वेरिएबल्स होते हैं, तब उनको मेमोरी अलोकेट होती है। अदरवाइज फंक्शन कभी भी मेमोरी में स्पेस नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर अगर
मैं बात करूं इस ए ऑब्जेक्ट के साइज की, तो जो डेटा मेंबर की साइज है वही इस ऑब्जेक्ट की साइज होगी। ठीक है, तो सेकंड आर्ग्यूमेंट है साइज, मतलब कितना डेटा हमें राइट करना है। क्या राइट करना है वो तो समझ आ गया फर्स्ट आर्ग्यूमेंट से, ठीक है, लेकिन कितना डेटा राइट करना है वो हमें यहाँ पर इस तरीके से मेंशन करना होगा। गेट और पुट के साथ में तो फिक्स है ना, एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर राइट हो रहा था, एक ही कैरेक्टर रीड हो रहा था। गेट एक ही कैरेक्टर रीड कर रहा था और पुट एक ही कैरेक्टर क्या कर रहा था, राइट कर रहा था। लेकिन जब हम राइट फंक्शन के साथ में ये काम कर रहे हैं तो हमें बताना जरूरी है कि क्या डेटा राइट होना है प्लस कितना डेटा राइट होना है। तो उसी के लिए ये दो आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, फर्स्ट में हमें बताना है क्या राइट करना है और सेकंड में हमें कितना डेटा राइट करना है वो बताना होगा। ठीक है, राइट कर दिया, राइट फंक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट को राइट कर दिया, देन क्लोज कर दिया। ठीक है, अब फाइल को हमने क्लोज कर दिया, मतलब फाइल जो है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ में जो है वो बाइंड नहीं है अभी। ठीक है, अब अगर मैंने इनपुट ये लिया था, मैं अगर फाइल ओपन करके देखूंगी भी तो डेफिनेटली वो बाइनरी फॉर्मेट में होगा, तो वो हमें तो समझ आएगा नहीं। और कौन सी फाइल में राइट हुआ था, f59.txt। ठीक है, इन प्रोग्राम्स को आप एक बार एग्जीक्यूट करके जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट रहता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है, तो हम इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को ऑब्जेक्ट के केस में एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई फाइल में डेटा कैसे राइट हुआ, कौन सा डेटा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इस केस में यहाँ पर फाइल जो है वो क्या हो चुकी है, फाइल में ऑब्जेक्ट जो है वो राइट हो चुका है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करें। देन ऑब्जेक्ट के बाद अगर हमें क्या, हमने ऑब्जेक्ट को राइट तो कर दिया, अब कैसे पता चलेगा कि प्रॉपरली राइट हुआ है या नहीं। तो क्या करते हैं, हम फाइल को रीडिंग मोड के लिए एक बार ओपन करके और रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इस केस में वापस से सेम क्लास को यूज किया है। स्टूडेंट नाम की क्लास मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ। स्टूडेंट क्लास का नाम है। ठीक है, और डेटा मेंबर वही है जो प्रीवियस प्रोग्राम में थे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने। ठीक है, इसके अलावा शो फंक्शन और एक्सेप्ट फंक्शन भी वही है, उसमें भी कुछ चेंज नहीं है। बस अब हम यहाँ पे नया ये देखेंगे कि रीड कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि रीड मेथड के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम ही है जो अभी हमने देखे थे। ठीक है, जैसे हमने राइटिंग के लिए देखे थे वैसे ही उसके पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइल सबसे पहले उसको रीड करना है। ठीक है, कौन सी फाइल, वही फाइल जिसमें कि मैंने डेटा क्या किया था, राइट किया था। ठीक है, तो f59.txt फाइल जो थी, मैंने यहाँ पे नाम और पाथ बिल्कुल प्रॉपरली दिया है, मतलब पाथ में मैंने प्रॉपर यहाँ पर जो लोकेशन है और नेम वो दोनों प्रॉपरली मैंने मेंशन किया है। ठीक है, तो अब लेकिन फिर भी ऐसा हो कि भाई कहीं आपको डाउट हो तो आप डेफिनेटली इसको चेक करवा सकते हो। ठीक है, चेकिंग का तरीका भी हमने पढ़ा ही है। अब मैंने क्या किया, चेक तो करवाया नहीं, खैर अब मैंने फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया। अब मैं फाइल में से डेटा को रीड कर रही हूँ। डेटा कौन सा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रीड फंक्शन में भी हमें आर्ग्यूमेंट तो वही लिखना है। पहला आर्ग्यूमेंट है ऑब्जेक्ट एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, रीड और राइट ऑब्जेक्ट पर ही काम करते हैं। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपको स्ट्रिंग जो है यानी कि कैरेक्टर पॉइंटर जो है वो आपको लिखना होगा, और किस में डेटा आपको रीड करके आना है वो बताना होगा। पहले राइट में हम ये बता रहे थे, राइट फंक्शन में, कि क्या डेटा हमें राइट करना है, कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा हमें राइट करना है। यहाँ हमें बताना है कि एग्जैक्टली हमारे पास में जो बी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, किस में आपको ये बी ऑब्जेक्ट क्या करेगा। ये अभी एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, इसमें अभी अगर आप एनएम और एक की बात करें तो इन डेटा मेंबर्स में एज इट मतलब एसएच कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, रोल नंबर में ही भले ही 0 वैल्यू हो सकती है, बट नेम एक तरीके से गार्बेज ही होगा। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि एसएच कोई मैंने इनिशियलाइजेशन नहीं किया है इस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में मुझे डेटा को क्या करना है, रीड करना है। और सिंपल कितना डेटा का साइज है, यानी कि ऑब्जेक्ट में कितना डेटा क्या करेंगे, रीड करने वाले, वो भी हमें एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट बताना होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट फंक्शन की तरह कि कितना डेटा उस ऑब्जेक्ट में जाना चाहिए प्लस किस ऑब्जेक्ट में जाना चाहिए।
तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में तो बताया कौन से ऑब्जेक्ट में जाना चाहिए और कितना जाना चाहिए, कितना डेटा रीड होना चाहिए, वो हमने सेकेंड आर्ग्यूमेंट में बता दिया। ठीक है, अब फाइल में से डेटा को क्या कर चुके हैं, हम रीड कर चुके हैं। अब किस में रीड हुआ है, वो ऑब्जेक्ट में। ठीक है, रीड फंक्शन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट में डेटा उसने रीड कर दिया है। ठीक है, अब रीड करने के बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया, क्योंकि फाइल का काम अब ओवर हो चुका है। देन अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को शो करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को शो करेंगे, फाइल में से डेटा तो रीड कर लिया ना हमने, फाइल का काम तो ओवर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में डेटा पूरा आ चुका है, इंसर्ट हो चुका है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में रोल नंबर की जो वैल्यू थी, जो हमारे पास में प्रीवियस प्रोग्राम में हमने राइट की थी, वो इंसर्ट हो चुकी होगी, और नेम में भी जो पहले वैल्यू थी वो इंसर्ट हो चुकी होगी। हमने 10 तो रोल नंबर का इनपुट लिया था और नेम था राहुल। ठीक है, अब इसके आउटपुट में भी देखें, रोल नंबर में 10 ही आपको विजिबल होगा और नेम में राहुल ही विजिबल होगा। लेकिन शो कैसे करवाया मैंने, रीड फंक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, शो मैंने ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर रीड किया था, यानी कि ऑब्जेक्ट में रीड कर दिया और उस ऑब्जेक्ट के साथ सिंपल शो फंक्शन कॉल कर लिया। तो शो फंक्शन जो है वो सिंपल क्या करेगा, डी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से रीडिंग और राइटिंग का काम यहाँ पर क्या होगा, परफॉर्म होगा। तो डेटा हमारा प्रॉपरली क्या हो चुका है, रीड हो चुका है। ठीक है, आप चाहें तो नेम को पहले डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में डेटा इंसर्ट करवा दिया हमने और उसको सिंपल डिस्प्ले भी करवा दिया शो फंक्शन के थ्रू, और किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के डेटा को फाइल में भी राइट कर दिया। ठीक है, आप इन दो प्रोग्राम्स को कंबाइन करके भी एक साथ भी लिख सकते हो, बट मैंने रीडिंग का अलग आपको प्रोग्राम बताया है और राइटिंग का अलग बताया है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सारा का सारा कंटेंट, सारा का सारा प्रोग्राम, सारे के सारे प्रोग्राम्स और सारा का सारा पार्ट जो है वो सीक्वेंशियल फाइल हैंडलिंग को बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये टर्म मैंने इसलिए यूज की है क्योंकि फाइल में जो डेटा रीड हो रहा है या राइट हो रहा है वो सीक्वेंस में हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मुझे फोर्थ प्लेस पर क्या करना है, कुछ और कैरेक्टर राइट करके आना है तो फोर्थ प्लेस पर चले जाएं और उसमें से क्या करें, डेटा को ओवरराइट कर दें। ऐसा कुछ भी काम हमने अभी तक नहीं सीखा है, बट ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग के अगर मैं टाइप्स की बात करूं, अब ये टाइप मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है कि सीक्वेंशियल फाइल हैंडलिंग और रैंडम फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो अब जैसे कि नाम से समझ आता ही है, फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल्स में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ही था कि सीक्वेंशियल क्या होता है और रैंडम क्या होता है। ठीक है, तो रैंडम और सीक्वेंशियल का वर्ड, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग तो आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीक्वेंशियल का तो मतलब मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, रैंडम के केस में यहाँ पर अगर हम फाइल हैंडलिंग परफॉर्म करते हैं तो हम किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर फाइल का डेटा क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, या फाइल का डेटा राइट उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर फाइल के डेटा को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एंडिंग सेक्शन पर है हम फाइल हैंडलिंग के, इसमें एंडिंग सेक्शन में एक तो हम रैंडम फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम देखेंगे और कमांड लाइन के साथ फाइल हैंडलिंग कैसे यूज में आएगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल पहले हम कमांड लाइन का एक कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए कमांड लाइन के केस में अगर हम बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम इस पर्टिकुलर फाइल में, एक काम करते हैं, पहले सिंपल रीडिंग और राइटिंग के लिए जो रैंडम फाइल हैंडलिंग है उसी को देख लेते हैं, फिर कमांड हैंडलिंग को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रैंडम फाइल हैंडलिंग के लिए यहाँ पर हमारे पास में कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमें यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने भी फंक्शन के साथ ही काम किया था, पुट फंक्शन देखा, गेट फंक्शन देखा, ओपन फंक्शन देखा, क्लोज फंक्शन देखा, रीड और राइट के अलग अलग फंक्शन देखे थे। रीड और राइट ऑब्जेक्ट के साथ में वर्क करते हैं और कैरेक्टर के साथ में हमें काम करना था कि कैरेक्टर को राइट और रीड करना था, तो गेट और पुट फंक्शन थे ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रैंडम फाइल हैंडलिंग के केस में टेल पी नाम के आपको, एक तो टेल पी नाम का फंक्शन होगा, टेल जी नाम का फंक्शन होगा, सीक पी नाम का फंक्शन होगा और एक होगा सीक जी।
अलग अलग नाम है फंक्शन के, ठीक है। तो अब देखें सीक और जो हमारे पास में टेल है, ये तो दो वर्ड तो कॉमन है, लेकिन इसके बाद में पी और जी ये दो जो लेटर्स हैं वो ऐड हो चुके हैं, तो उनका कुछ तो मतलब होगा ही, ठीक है। तो सिंपल इतना बता दूं, अगर आपको उस लेटर का मतलब समझ आ गया तो ये दो फंक्शंस भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पी स्टैंड्स फॉर पुट, कि अगर हम आउटपुट स्ट्रीम यानी कि ओएफ स्ट्रीम यानी कि राइटिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपको यूज करना होगा पॉइंटर्स, बेसिकली यूज करने होंगे। बेसिकली ये है तो फंक्शन ही, नॉट पॉइंटर, इनको पॉइंटर नहीं कह सकते, बट ये करते क्या है, टेल का मतलब होता है बताना और पी मतलब पुट पॉइंटर, ठीक है। तो अगर हम फाइल को राइटिंग मोड में ओपन कर रहे हैं और अगर उस राइटिंग मोड में हमें किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाकर उसकी पोजीशन को पता करना है, ठीक है, तो टेल पी नाम का क्या है फंक्शन आप यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इट टेल्स द करंट पोजीशन ऑफ पुट पॉइंटर। अब पुट कब यूज करते हैं, जब हम डेटा को राइट करते हैं, ठीक है। और तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये काम करते हैं। चले आज के लिए इतना ही।